नमस्ते बच्चों, फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अब तो बेटा छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं। जैसे कि आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, वो भी इतना टफ नहीं था, छोटा सा ही था। गॉस लॉ के लिए जैसे हम करते थे ईडीएस अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट, वैसे इसके अंदर था बीडीएल इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। इसी के आधार पर अपन ने डेरिवेशन कर लिया था। अब ये सोलेनॉइड होता क्या है, तो लिखिए व्हेन पहले लिखाती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। व्हेन ऑन अ सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब, व्हेन ऑन अ सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब some turns of copper wire are bounded, some turns of copper wire are bounded over in form of helix, then this arrangement is called solenoid. then this arrangement is called solenoid, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सोलेनॉइड होता कैसी चीज है, कि ये एक तरीके से सिलेंडर है और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, देखो इसने इस टाइप से इसमें बांधे हुए हैं, आप भी इस टाइप से बांध सकते हो। ये देखो, ये कॉपर वायर है, बाउंड किए हुए हैं, मतलब कि ऐसे लपेटे हुए हैं। इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट दोगे तो इस टाइप से दिखेगी ये चीज। लपेट दिए कॉपर वायर। अब यहाँ से जो इसको पूरा है, हमने यहाँ से करंट दी, यहाँ से बाहर निकल गई, तो जो इसका इफेक्ट है बाहर की ओर, अंदर की ओर ऐसे है तो बाहर की ओर उल्टा होगा, इसका यूं आएगी। ठीक है, और इस सर्किट को हम पूरा कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। माइनस प्लस, ये बना लीजिए। करंट की डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा, अंदर जैसी होती है बाहर उसके अपोजिट होती है लूप्स के अंदर। आपसे सिर्फ इस सोलेनॉइड में तो डायग्राम भी पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, कि इसका डायग्राम बना दो, क्योंकि इनके डायग्राम बनाने के 2-3 तरीके हैं। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद इसके नीचे आप क्या लिखोगे वो देखो। मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायग्राम का नाम है, ये इस डायग्राम का नाम है जो मैं इसके नीचे लिखवा रही हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूजली बाउंड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूजली बाउंड सोलेनॉइड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूजली बाउंड सोलेनॉइड, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। अगला डायग्राम हम बनाते हैं, इसका नाम पहले लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड। देखो इसके अंदर कैसा बनेगा। ये है आइडियल, ओके। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। सोलेनॉइड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये दोनों डायग्राम अलग अलग पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन infinitely long solenoid,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। लिखिए पहले इसके अंदर, here the longitudinal section of an ideal solenoid is available here. Dot represents the direction of current coming out from the plane of paper. अब बाहर की ओर आती है ना डॉट का मतलब, तो एंड क्रॉस shows the direction of current going inside the plane of paper. तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं, आप भी मेरे साथ डायग्राम बना सकते हो। ये डॉट होंगे, ये होंगे क्रॉस इनसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस टाइप से एक वो बना देंगे रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। P Q R S। करंट कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे, फिर बाहर की ओर तो करंट होती नहीं है, अंदर ऐसे जा रही है, ठीक है। बना लीजिए एक बार, ध्यान रहेगा, बंद कर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब ये आपने ये तो बना लिया होगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने जो रेक्टेंगल बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो पी क्यू की डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, एस आर की कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके जो बाहर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसलिए हमने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बाहर, सॉरी इसकी डायरेक्शन इधर की साइड हो गई, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर से आपको वैसे ही पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इसकी वजह से होने वाला है, इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया, अब लिखिए बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू रेडियस स्मॉल आर, of solenoid, it can be taken as, मतलब ये कह रहा है कि जो सोलेनॉइड है ना उसकी जो रेडियस है वो तो कम है, और लेकिन जो इसकी लेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट मान लेंगे। इट कैन बी टेकन एज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, द इनफाइनाइट सोलेनॉइड does not has it ends, and magnetic field inside it remains equal, which can be represented by parallel lines along axis. To get intensity of magnetic field in the solenoid, we consider a rectangular path PQRS, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ।
फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या होगा, पी क्यू आर एस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक है, अब हम अलग अलग करते हैं। पी क्यू बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्यू आर बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा प्लस आर एस बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा प्लस एस पी बी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक है, लिख दिए चारों में। फिर लिखना है हेयर इन पी क्यू कॉस जीरो नहीं, इन पी क्यू थीटा इज इक्वल टू 0, इन क्यू आर इज इक्वल टू एस पी। क्यू आर और एस पी में जो थीटा है वो कितना है, 90 है, बट इन एस आर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ही 0 है। एस आर का तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। सो यहाँ क्या लिखोगे, देखो पी क्यू बी डी एल कॉस 0 प्लस क्यू आर बी डी एल कॉस 90 प्लस ये तो पूरा ही 0 है, एस पी बी डी एल कॉस 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप जानते हो कॉस 0 1 होता है, जबकि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहां क्या बचेगा, बी डी एल पी क्यू का, बाकी सब देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सबसे पहले तो इतना उतार लीजिए। बी और जो टोटल लेंथ है वो हम लिखेंगे, टोटल लेंथ है यहाँ पर स्मॉल एल म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन एल, म्यू नॉट आई अपॉन एल। ठीक है, फिर यहां लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एल इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एल लेंथ, क्योंकि लेंथ तो अपने पास स्मॉल एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, कैपिटल आई इज इक्वल टू एन अपॉन एल, और ये हो गई आपकी आई करंट, ये करंट है। सो बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन स्मॉल एल, म्यू नॉट अपॉन एल, आई की जगह वैल्यू पुट करो, एन एल एल आई।
आई से, सॉरी एल से एल कट गया, ये रहा भाई आपका सॉल्यूशन सोलेनोइड का। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और सोलेनोइड के लिए पूछ भी सकता है। ठीक है, बस यहाँ पर इतना सा जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए हुए हैं, जब तो ये पूरा दे रखा है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ तो ये पूरा है, और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तब ये दिया हुआ है एल। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड तो निकाल ही सकते हो आप, म्यू नॉट एच और म्यू नॉट वो करके। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए अगली, कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड। कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड, बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, अब हम लिखते हैं पहले बार मैग्नेट, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट, ये है बार मैग्नेट। ठीक है, और फिर यहाँ पर है ये सोलेनोइड, बार मैग्नेट, और ये है सोलेनोइड। बार मैग्नेट तो इस टाइप से होता है, एन एस, कोई भी मैग्नेट होती है एकदम सीधी वो होती है, और सोलेनोइड क्या होता है बेटा, इस टाइप से होता है। ओहो, इस टाइप से, और यहां पर क्या होता है, ये ऐसे वायर बंधे हुए रहते हैं इसके ऊपर, कॉपर वायर बाउंडेड रहता है, जानते हो ना आप इन चीजों को। तो पहले इसके अंदर लिखेंगे हम, समझ जाएंगे धीरे धीरे। पहले लिखो इसके अंदर, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कॉइल, अ लॉन्ग cylindrical current carrying coil is called solenoid। ठीक है, ये तो सोलेनोइड होती है। अब यदि आपको बार मैग्नेट की डेफिनेशन लिखाई जाए तो क्या लिखाई जाएगी, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे बार मैग्नेट के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो लिखिए, बट बार मैग्नेट इज अ magnet which have two poles like magnet north and south। ठीक है, बिल्कुल ये बार मैग्नेट एक मैग्नेट ही तो है जिसके 2 पोल होते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे, ये तो डेफिनेशंस हो गई, फिर अगला डैश लगा, ये इसको पहला डैश लगा दो, दूसरा डैश लिखो, क्या लिखोगे, दूसरा डैश लिखो, मैग्नेटाइजेशन इन बार मैग्नेट, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म इन बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स एंड्स, मतलब एंड्स के ऊपर मैग्नेटिज्म अधिक होता है। ठीक है, एंड मिनिमम एट मिडल। ओके, बार मैग्नेट में क्या होता है, कोनों पर तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है और बीच में क्या होता है, कम होता है। वेनेवर इन सोलेनोइड
magnetism is same, magnetism is same at each point inside it, अंदर तो सब जगह सेम होता है, while it is slightly less, मतलब ये किनारों पे कम होता है, it is slightly less at the ends only, ये इसका डिसिमिलैरिटी भी हो गई एक तरीके से, ठीक है। डिफरेंस भी पूछ ले तो भी आप ये लिख के आ सकते हो। अगला लिखिए, इन बार मैग्नेट polarity of ends are mixed, polarity of ends are mixed whenever in solenoid polarity of ends depends on direction of current, अगली डिसिमिलैरिटी लिखिए, इन बार magnetism is stable, in bar magnetism is stable whenever in solenoid its magnetism depends on amount of current flowing amount of magnetism increase in current। ठीक है, ये तो डिसिमिलैरिटी हो गई। फिर लिखो सिमिलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सिमिलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड पूछा जा सकता है ये कि भाई डिसिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। वैसे तो इस चैप्टर में इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि इतने फालतू के क्वेश्चन भी पूछे। ये आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि सोलेनॉइड क्या है, इसका डायग्राम बताओ। ये गैल्वेनोमीटर में से क्वेश्चन आएगा, साइक्लोट्रॉन में से क्वेश्चन आएगा, इतने में ही ये पूरा हो जाता है। ठीक है, चैप्टर बड़ा है लेकिन 7 पेपर तो इसमें से नहीं बना देगा ना, तो चुनिंदा क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। वो छोटे क्वेश्चन देने की बजाय सोचता है बड़ा क्वेश्चन दे दूं इसमें से, ठीक है, इसलिए बच भी जाते हैं हम इसमें। लिखो पहला, both stays in north south direction when freely hanged नेक्स्ट लिखिए, they both attracts magnetic materials, थर्ड लिखिए, they both have two poles, north pole and south pole, next they both attract in different pole and repel in same poles। अगला और लास्ट लिखो, they both shows magnetic induction,
अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। ये आपने बना तो लिए थे ना? टॉरॉइड। अभी टॉरॉइड क्या होता है? तो देखो, जो अपना बार मैग्नेट हुआ करता था ना, सॉरी बार नहीं, ये सोलेनॉइड, सपोज ये स्मॉल लेंथ का था, तो इसको ही यदि अब घुमा दिया जाए सर्कुलर पाथ के अंदर, मतलब इस टाइप से, समझ में एक बात? सोलेनॉइड को यदि सर्कुलर पाथ में घुमा दिया जाए तो वो टॉरॉइड बन जाता है। ये है सोलेनॉइड। इसी को हमने सर्कुलर पाथ में मूव करा दिया तो ये बन गया टॉरॉइड। सर्कुलर पाथ में मूव कराने के बाद क्या बन गया? टॉरॉइड। इसकी लेंथ स्मॉल एल थी और इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी कैपिटल आर या स्मॉल आर, कुछ भी मान लो। तो आप देख सकते हो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। रीजन क्या है? क्योंकि जो इसकी स्मॉल एल लेंथ थी वही तो इसकी सरकमफेरेंस बनेगी। ओके, तो इसकी कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी है कि यदि आपसे वो रेडियस पूछ ले तो इस कंडीशन में एल अपॉन 2 पाई हो जाएगी। ओके, तो अब ऐसा करो, अब इसको बाद में उतारना। अभी आपने ये लिख दिया ना टॉरॉइड, लिखो इसके अंदर पहले if copper wire is bounded over a circular ring then this arrangement is called solenoid नहीं toroid. Then this arrangement is called toroid. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए in other words, if a long solenoid is bent and its both ends made joint together, then it is called toroid. आगे बात समझ में? क्या समझा आपने कि सोलेनॉइड के यदि दोनों पोल्स को हम मिला दें तो जो बनेगा वो क्या होगा? टॉरॉइड होगा। अब एक काम करो, अब इसके अंदर ये वाला डायग्राम बनाओ, सेकंड वाला। ऐसा करो, ये जो मैंने बोर्ड में जो भी बना रखा है ना, इसको नोट डाल के उतार लो पहले, फिर हम दोबारा काम करते हैं। पहले इसको नोट डाल के उतार लो। उतार लिया ना? अब देखो, दोबारा बनाएंगे अब इसको। ये देखो, ठीक है। अब हम यहाँ कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये गया और यहाँ पे ऐसे बाहर आ गई। डायरेक्शन सबकी बनाओ।
ये हो गया आपका टोरॉइड। अब देखो फ्रॉम एम्पियर्स रूल, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी वेक्टर डी एल वेक्टर। इधर जब सर्कल बन जाता है तो 90 हो जाता है गलत तो नहीं कर दिया, 0 बनता है एंगल, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हो गया बी वेक्टर और ये हो गया डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी वेक्टर। डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो बी कितना हो गया, हटा भी सकते हैं ये वेक्टर, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हटा दो ठीक है चाहे, क्योंकि हम इनकी वो फॉर्म तो लिखते ही नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फिर लिखोगे 4 कैपिटल एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर आई। अब आप जानते हो ये क्या है, पर यूनिट लेंथ, here n upon 2 pi r is number of turns per unit length, so it can be written as small n, तो b हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n i। दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये दोनों उतार लो, ये मैंने पूरा उतार लो एक बार तो हम जब तक इंक डाल लेते हैं अपने पेन में, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं हमको भी। ओके लिख लिया। एक बात ध्यान रखना कि जब हम मीडियम की बात नहीं करते हैं तब तो हम म्यू नॉट लिखते हैं, जैसे कि उसके अंदर भी था, और यदि आप किसी मीडियम की बात करते हो तब हम साथ में म्यू आर भी लिखते हैं। ध्यान रह जाएगी आपको ये बात कि जब मीडियम की बात हम करते हैं, देखो इस टाइप से, ये तो बिल्कुल एयर था बीच में, यदि बीच में एयर ना हो, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, तो हम क्या करेंगे म्यू नॉट म्यू आर एन आई। इन मीडियम, इन मीडियम कहने का मतलब ये जो म्यू होता है ना, वो भी म्यू नॉट म्यू आर के मल्टीपल के इक्वल होता है। ध्यान रह जाएगी आपको ये बात कि यदि एयर की बात करें, ऐसे अपन सोलेनॉइड में भी करते हैं कि जब म्यू नॉट आ रहा है तो कोई एयर की बात हो रही है, लेकिन साथ में आपको दे रखा है कोई मीडियम भी डाल रखा है इसके अंदर, तो हम उस मीडियम का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टाइप से। ये नोट कर लो, नोट हो गया है ये। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 7.20, एग्जांपल नंबर 7.20 क्या कह रहा है, अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड दिया हुआ है ऑफ लेंथ, लीजिए लेंथ है 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो भाई इसको भी पहले मीटर में चेंज कर ही लेते हैं, मीटर, इज मेड अप ऑफ n टर्न्स, कैपिटल एन कितना दे रखा है 500 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, बी इनसाइड द निकाला हुआ है। हमारे पास तो फॉर्मूला ही एक है, चाहे इनसाइड पूछे चाहे वो आउटसाइड पूछे हमसे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है,
जब पर यूनिट लेंथ नहीं दी हुई है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, या एन अपॉन एल आई, यही दिया हुआ है ना। तो देखो म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई, एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक हुई है इसके अंदर। एन कितना दिया हुआ है, सही तो है, 0.5 ही होगा एन अपॉन एल तो। सही है, ये गलत नहीं है, सही कर रहा है। म्यू नॉट कितना था, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन कितना दिया हुआ है 500, आई कितनी है 5 एम्पियर, अपॉन जो एल दिया हुआ है वो कितना है 0.5, यही दिया हुआ है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। 5 से तो 5 गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया, 5000 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर देना, क्योंकि जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, टेस्ला में। बिल्कुल इसको सॉल्व करना पड़ता है भाई, 3.14 वगैरह सारी वैल्यू रख के आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं बता दूं, यदि आपको ऊपर से 3.14 10 की पावर -7 5000 आंसर लाके दिखाएं इसका। चलो आंसर लाके दिखाते हैं। 5000 और 4 कितना हो गया, 20,000 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 628,00 10 की पावर -7 टेस्ला हमारा आंसर आ रहा है। और जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो कितना है, 6.28 इंटू 10 की पावर -3, बिल्कुल सही है, यही आंसर छोड़ के आ जाना, यही है। एग्जाम्पल नंबर 7.21, क्या बोल रहा है ये इस एग्जाम्पल में। तो देखो मीन रेडियस ऑफ अ टोरॉइड, टोरॉइड की बात कर रहा है, और रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किए 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। देयर आर 500 टर्न्स, ओके 500 टर्न्स हो गए। इफ करंट इज टोरॉइड इज 0.1 एम्पियर, ओके ये भी हमने लिख ली। देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड, क्या होता है भाई फॉर्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर आई, यही फॉर्मूला होता था। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कैपिटल एन कितना है 500, आई कितना है 0.1, 2 पाई, आर कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2, वेरी सिंपल। ये तो देखो 2 से कट गया, ठीक है। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही टेस्ला में आएगा इसका। ओके तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल थ्योरी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, सॉरी हाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस पे आते हैं सबसे पहले, कि अब मल्टीपल चॉइस में आपको कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो देखो मल्टीपल चॉइस में अपना पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ में देखिए, टू आइडेंटिकल कॉइल्स कैरिंग इक्वल करंट्स हैव अ कॉमन सेंटर एंड देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल, मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन पोल इज एट सेंटर इज बी, देन द रिजल्टेंट फील्ड एट द कॉमन सेंटर विल बी, मतलब कि जो दोनों ने एक दूसरे को काट रखा है डायग्राम के अंदर, उसके एक के सेंटर पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरे के सेंटर पे कितना होगा, तो दूसरे के सेंटर पे कितना होगा √2b। कैसे निकालोगे इसको, बता सकता है कोई कैसे निकलेगा, मीन करके निकलेगा। देखो मैं बताती हूँ आपको,
B1 B2 cos थीटा। अब यहाँ पर तो cos थीटा का मतलब 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलरली काट रहे हैं एक दूसरे को। ये कितना है b का स्क्वायर, ये कितना है b का स्क्वायर, यहाँ कितना हुआ 2b का स्क्वायर, हो गया अपने आप √2b। b नॉट कितना हो गया √2b। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 काम का नहीं है, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये, द डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ मेंस। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर बोर्ड पे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट चल रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई वायर ऑफ मेंस इज 12 सेंटीमीटर। These wires experience 4 mg फोर्स दिया हुआ है, ये 4 mg, ध्यान रखना फोर्स दिया हुआ है। वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, ये F/L दिया हुआ है आपको, I निकालना है। तो F/L का फॉर्मूला क्या था, μ0 2I1 I2/R, मतलब कि जो बीच की डिस्टेंस थी R ही लिख सकते हो, कर लो। तो क्या चाहिए, I ही तो चाहिए, तो F/L μ0/4π, ये हो जाएगा I² × 2R। I² तो निकालना है, निकाल सकते हो आप, इसको खुद करना आप, ठीक है, तरीका बता दिया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है आपका। 9th क्या कह रहा है, 9th को करना है क्या, 9th को रहने दीजिए, फिर भी यदि करना चाहो तो देख लो, सुन लो, मैं बता देती हूँ, खुद करना। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G रिक्वायर्स 2% ऑफ मैन करंट। तो जो G है वो तो 2% करंट ले ली उसने। फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द शंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी। अरे भाई जब 2% इसने ले ली तो कितना बचा, 2% ये ले चुका है, तब अपने पास कितना बचा 98%, कितना बचा 98%। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, 2% तो गैल्वेनोमीटर ने ली, तो 98% IR ले लेगा, I से I कट गया, G ही तो निकालना है, नहीं R निकालना है, 2G/98, G/49%, G/49, परसेंटेज नहीं है ये, सिर्फ 49 ही लिखना है, ठीक है, बस यही कर लेना इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर शुड बी। क्या होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का तो इन्फिनिट होता है और आइडियल एमीटर का क्या होता है, 0 होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाइए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 तो करना ही नहीं है, आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो बेटा, पढ़ाई के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या याद करना है। अगर सबको याद करते जाओगे, सभी काम करते जाओगे आप, तो फिर तो आपके पास ऊपर बर्डन हो जाएगा फालतू चीजों का भी और कचरे का भी। तो ठीक है, तो कचरे को बिल्कुल अलग करना है आपको, जो चीज काम की नहीं है उसे बिल्कुल अलग रखो, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद करना है। 17 विच एप्लियंस विल बी चूज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड होता है भाई, आपको इसकी प्रॉपर्टी में लिखवाया भी है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह सेम होता है, लेकिन किनारों पे थोड़ा सा कम होता है बस। शॉर्ट आंसर की यदि बात की जाए तो अपना सब कुछ कंप्लीट है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेव्स ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, कंप्लीट करा रखा है। 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाइड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर ऑन द सेकंड टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, कंप्लीट है बेटा ये। 11, 12, 13 कंप्लीट, 14 भी कंप्लीट है। 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है,
A rectangular current carrying loop EFGH is placed in a uniform magnetic field. ये रख दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। टॉर्क कहां पे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। लिख दो इसका आंसर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकंड है what will be the applied torque V? What will be the applied torque V? Maximum. तो लिखो it will maximum when the planes of the loop, when the planes of the loop is parallel to the magnetic field, is parallel to the magnetic field. फिर लिखिए सेकंड पूछा है इसने जीरो, जीरो कब होगा? तो लिख देना जीरो के लिए व्हेन, जहां पे आपने लिखा है ना पैरेलल, वहां पर लिख देना परपेंडिकुलर, तो आंसर हो जाएगा इसका जीरो। ओके, तो अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि लॉन्ग आंसर तो सब कंप्लीट ही रहते हैं हमेशा। न्यूमेरिकल्स में देखो 16 और 17 दोनों ही आपको करने हैं, दोनों ही आपको करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ 16 में क्या करना है। सॉलिनॉइड दिया हुआ है आपको, 0.1 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है, रेडियस दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एन दिया हुआ 100 टर्न्स, करंट दी हुई है 5 एम्पियर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड? सबसे पहले तो आपको बी निकालना है। बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। फिर अगला क्या पूछ रहा है? इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 10⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको वेलोसिटी भी दे दी, तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इतना सा डिफरेंस आएगा। Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻90, थीटा क्या होगा? 90 होगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल दिया है। और क्वेश्चन नंबर 17 तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल एल ही लगेगा। तो फाइनली अपना जो 7th लेसन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब 16 और 7th दोनों बड़े चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना जो बड़े चैप्टर की गिनती में आएगा 10th और 11th चैप्टर है। 9th थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो संभले ही नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।